Assalamu alaikum. Today the lecture is about biology class first year chapter number 2 biological molecules. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 की किताब में जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले एसिल ग्लिसरॉल है। दूसरे नंबर पे वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, और चौथे नंबर पे है जी टर्पिनॉइड्स, जिसके अंदर से वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड जो से हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं ज़्यादातर। और जो एसिल ग्लिसरॉल है मेन इंपॉर्टेंट जो सा है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एसिल ग्लिसरॉल, जिससे हम तफसील से पढ़ेंगे आज। एसिल ग्लिसरॉल अब एसिल ग्लिसरॉल क्या होता है? एसिल ग्लिसरॉल एक ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स है जो कि कंपोज्ड होती है ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी कि ये फैटी एसिड से मिलकर बनती है, और ग्लिसरॉल यानी कि अल्कोहल वगैरह के अंदर। ठीक हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसिल ग्लिसरॉल की भी आगे जो क्लासिफिकेशन है वो है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक हो गया। अब ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और ट्राई ग्लिसराइड्स है। ठीक हो गया। अब एसिल ग्लिसरॉल को जो अब हम आगे जो पढ़ते हैं, एसिल ग्लिसरॉल्स क्या होता है? वो तो कंपोज होती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ। ठीक हो गया। अब ईस्टर, इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ईस्टर, जो कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप वगैरह के अंदर। तो ईस्टर क्या होता है? ईस्टर होता है एंड ईस्टर इज अ कंपाउंड produced as the result of combination of alcohol and acid। वो एसिड भी हो सकता है कोई भी है, फैटी एसिड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ईस्टर कंपाउंड क्या होता है? ईस्टर मतलब कि फंक्शनल ग्रुप है, और ये होता है ये बॉन्ड ओ बॉन्ड सी ओ, ये बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। अब हम इसी की एक एग्जांपल लेते हैं ईस्टर की। मैं लेता हूँ अल्कोहल C2H5OH, जो कि है अल्कोहल, प्लस एसिटिक एसिड मैं ले लेता हूँ CH3COOH, जो कि फैटी एसिड है। ठीक हो गया। अब जब मैं इसे मिलाऊंगा, कंबाइन करूंगा, तो C2H5, ठीक हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा O, खाली यहाँ से पहले आएगा O, C इधर का और एक O इधर का, और CH3 ऐसे ही। यानी कि इससे हमें पता चला कि जो उनसा अल्कोहल से जो ग्रुप आएगा, यानी कि अल्कोहल से हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा और फैटी एसिड से हमारे पास हाइड्रोजन आएगा। ठीक हो गया। जैसे कि C2H5OH है और यहाँ पे CH3COOH है। अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। जब भी कोई ईस्टर वगैरह का जो भी बॉन्ड बनता है, तो उसमें रिज़ल्ट में जब भी कोई अल्कोहल या फैटी एसिड आपस में मिलते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो ईस्टर का कंपाउंड बनता है, ईस्टर के कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है? अल्कोहल से आता है हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप आएगा, और जौन सा फैटी एसिड से आएगा वो सिर्फ आता है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक हो गया। तो ये आ गया H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। और इस कंपाउंड को हम कहते हैं ईस्टर। ठीक हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद और आपकी किताब में ये भी लिखा हुआ है फैटी एसिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या एसिल ग्लिसरॉल। फैटी एसिड
आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एसिल ग्लिसरॉल। और ठीक हो गया। अब इसके बाद जो एसिल ग्लिसरॉल के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मुतालिक। हाँ, इससे पहले हम 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के हम फंक्शनल ग्रुप भी आपस में मिला के उसको भी देख लेते हैं कि सबसे पहले जब हम 3 फैटी एसिड लेंगे, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच। ये मेरे पास आ गए 3 फैटी एसिड्स। ये मेरे पास आ गए 3 फैटी एसिड। अब मैं इसके साथ मिलाऊंगा ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या, सी एच एच ओ एच और सी एच एच और यहाँ पे आ गया ओ एच। और ये क्या है, ग्लिसरॉल, जिसे हम अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से फैटी एसिड से आएगा हाइड्रोजन और ग्लिसरॉल में से हर एक का हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोक्सिल आयन आता जाएगा। इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसने क्या मिला के बना दिया, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या बचा बाकी, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ सी एच, यहाँ पर भी आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच और ये एच, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच। ठीक हो गया। यानी कि उनके मिलने से 3 फैटी एसिड्स मैंने लिए और ग्लिसरॉल लिए, तो उनके मिलने से ये देखें सी बॉन्ड ओ बॉन्ड सी, यानी कि ये ईस्टर कंपाउंड भी बन गया और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। ठीक हो गया। अब इसके बाद बात आती है जी सैचुरेट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपको एसिल ग्लिसरॉल है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल लिखनी है। इससे पहले जो इक्वेशन भी थी वो भी। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर 2 to 3 ऑफ द कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन अटैच विद द हाइड्रोजन एंड हैविंग एन एसिडिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कहता है कि फैटी एसिड जितने भी होते हैं उनके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 2 से लेकर 30 यानी कि इवन नंबर होते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक हो गया। और वो स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं और वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं और उनके अंदर एसिडिक ग्रुप COH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उनके साथ अटैच होता है। ठीक हो गया। दे में कंटेन नो डबल बॉन्ड। कहता है कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक हो गया, नो डबल बॉन्ड, यानी कि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ना इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ना इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, बल्कि इसके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जो सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके अंदर 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, अप टू 6 डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, अप टू 6 डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इन एनिमल्स द फैटी एसिड आर इन द स्ट्रेट चेन। कहते हैं कि जितने भी जानवर वगैरह होते हैं उनके अंदर स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी ब्रांच चेन फैटी एसिड नहीं होते, जबकि प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो ब्रांच चेन फैटी एसिड्स होते हैं। उनके अंदर ब्रांच चेन फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह जब आपस में मिलते हैं तो उनकी ब्रांच बनी होती है, वो एक स्ट्रेट चेन में नहीं होते। ठीक हो गया। अब इसके बाद है सोल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन्स।
कहता है कि फैटी एसिड्स की सोलूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये जो से फैटी लिपिड्स वगैरह होते हैं वाटर के अंदर सोलूबल तो नहीं होते बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। कहता है कि जितने भी कार्बन एटम्स, कोई भी फैटी एसिड है, जितने भी उसके कार्बन एटम्स और जितने भी उसके मतलब कि कार्बन की चेन आगे तक चलती जाएगी, उसी हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, यानी कि माइनस से पॉजिटिव में चलता जाएगा। ठीक हो गया, ये हिसाब है इसका। इसके आगे फर्दर इसने एग्जांपल्स भी दिए हैं, वो भी समझाता हूँ। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द कार्बन पालमिटिक एसिड C16 इज़ मच मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज़ कम्पेयर टू द ब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि पालमिटिक एसिड कितने वाला है, C16 सॉरी, और जो सा ब्यूटायरिक एसिड है वो कार्बन उसके अंदर है 4। अब इसके अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, पालमिटिक एसिड का होगा ना, और ब्यूटायरिक एसिड का लेस मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये पालमिटिक एसिड है और ये है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक हो गया। अब जो पालमिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक हो गया, वो होता है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ब्यूटायरिक एसिड का होता है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस का मतलब यानी कि बहुत कम चले जाना, और पालमिटिक एसिड के अंदर कार्बन 16 यानी कि कार्बन की अमाउंट ज़्यादा है और ब्यूटायरिक एसिड में कम है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट्स में भी फ़र्क है। ठीक हो गया, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जब भी कोई डबल बॉन्ड्स आपस में बनाते हैं, ठीक हो गया, जितने ज़्यादा उनके बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा उसको तोड़ने में भी एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होगी, जिसकी वजह से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा कार्बन ही की वजह से ज़्यादा हो सकता है और कार्बन ही की वजह से कम भी हो सकता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसकी फर्दर आपको नीचे एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे एसिटिक एसिड हमें पता है CH3COOH है, इसके अंदर 2 कार्बन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है पालमिटिक एसिड और ओलिक एसिड की बात है। ठीक हो गया। पालमिटिक एसिड जो सा उसके अंदर पालमिटिक एसिड के अंदर तो पूरा है, ठीक है, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और इसके अंदर जो सा ओलिक एसिड है उसके कार्बन नंबर 10 और कार्बन नंबर 9 के अंदर यानी कि डबल बॉन्ड है 9 और 10। अब जिसके अंदर डबल बॉन्ड था उसे हमने क्या कहा था कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड था उसके अंदर क्या था, बॉन्ड मतलब कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर यूजुअली लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे फैट्स जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, फैट्स अनसैचुरेटेड यानी कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाए और डबल बॉन्ड के साथ साथ मतलब कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ऐसे फैट जिसके अंदर अनसैचुरेटेड मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वगैरह कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनकी ब्रांच निकली हुई हो, तो वो कहते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ऐसे फैट जो सैचुरेटेड होते हैं, और यहाँ पे जो सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है यानी कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह के जो बीज वगैरह होते हैं उनके जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक हो गया। क्योंकि प्लांट्स के जो फैट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन वगैरह होती है वो अनब्रांच चेन होती है, यानी कि ठीक है, उनके अंदर ब्रांच चेन होती है। ठीक हो गया। ये उन पर इनकी ब्रांच चेन निकली होती है, जैसे कार्बन कार्बन इसके ऊपर कार्बन की एक और ब्रांच शेप निकली होती है। ठीक हो गया। अब ऐसे फैट्स जो कि सैचुरेटेड हों, यानी कि इसमें सैचुरेटेड की मिसाल आप ले लें, एनिमल फैट्स ले लें। एनिमल फैट्स के अब एग्जांपल ले लें, वो होते हैं सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक हो गया। अब इसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर एंड हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8, यानी कि फैट्स और ऑयल्स की जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 0.8। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आता होता है पेपर में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। कहते हैं कि जो से फैट्स वगैरह होते हैं, ऑयल्स वगैरह होते हैं, ये क्रिस्टल नहीं होते। ठीक हो गया। यानी कि इनके अंदर क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते। हाँ, अगर आपने इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन करवाने, इसके क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करवाने हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।